Hello dear students. Today we are continuing with rest of the sections of General Clauses Act, and in our current discussion we will cover from section 8 to section 14 of General Clauses Act, right? So till now basics were discussed about General Clause Act. Thereafter definitions were discussed. There were two lectures regarding the definitions, covering all the definitions of General Clause Act as far as our intermediate course is concerned. And thereafter, we have discussed in our last video section number 3 to section number 4 to section number 7, right? So, moving on to further discussion, starting with section number 8 of General Clauses Act, that is about construction of references to repealed enactments. So what basically this section is about, see example. So there is Income Tax Act, right? And in Income Tax Act, in order to calculate the book profit, a reference of Companies Act 1956 has been given, right? तो इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन में ऐसा रेफरेंस दे रखा है कि बुक प्रॉफिट निकालने के लिए मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मेट के पर्पस के लिए बुक प्रॉफिट जो है वो आप कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के हिसाब से निकालें, राइट? लेकिन हुआ क्या है, कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो चुका है और उसकी जगह 2013 आया है। तो ऐसे केस में भले बाद में भी इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से निकाले, तो आपको ऐसा कंस्ट्रीव करना पड़ेगा कि जैसे इनकम टैक्स में अब लिखा जा चुका है 2013 वाला कंपनीज एक्ट। इज इट राइट? लैंग्वेज देखते हैं सेक्शन 8 की क्या है। वेयर दिस एक्ट और एनी सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन, तो किसी भी सेंट्रल एक्ट में या किसी भी सेंट्रल रेगुलेशन में जो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के कमेंसमेंट के बाद आया, राइट? मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर लाइन से मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, आप परेशान ना हो, ये आपको बहुत सारे सेक्शंस में दिखेगी, लेकिन हर एक्ट की एप्लीकेबिलिटी उसके कमेंसमेंट के बाद से तो होती ही है बच्चों। तो आप इस मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट से बार बार कंफ्यूज ना हो, ये हर जगह आएगा कि जनरल क्लॉजेस एक्ट के बाद ही तो उसके सेक्शंस लगेंगे जब से वो कमेंस होगा, राइट? तो मेरे पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बोली थी, आप इस लाइन को डिसरिगार्ड करके पहले मीनिंग समझिए कि सेक्शन 8 में दे क्या रखा है। तो जब भी किसी सेंट्रल एक्ट में या किसी सेंट्रल रेगुलेशन में रिपील्स एंड रीएक्ट्स, वो सेंट्रल एक्ट रिपील हुआ, उसकी जगह दूसरा सेंट्रल एक्ट आया, जैसे हमारे इस एग्जाम्पल में कंपनीज एक्ट 1956 की जगह 2013 आया। एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर एनेक्टमेंट, तो फॉर्मर एनेक्टमेंट कौन सा था? 1956 का, राइट? देन रेफरेंसेस इन एनी अदर इनेक्टमेंट, यहां पे अदर इनेक्टमेंट या अदर एक्ट का मतलब है इनकम टैक्स एक्ट। तो अदर इनेक्टमेंट यानी इनकम टैक्स एक्ट, उसमें रेफरेंस दिया गया था फॉर्मर एक्ट का, पुराना एक्ट का, यानी कंपनीज एक्ट 1956 का, कि बुक प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट 1956 निकालो, राइट? और वो पुराना एक्ट कंपनीज एक्ट 1956 रिपील हो गया और उसकी जगह रीनेक्ट यानी कि नया एक्ट आ चुका है 2013। टू द प्रोविजन सो रिपील्ड शेल, तो इनकम टैक्स एक्ट में जो आज भी लिखा हुआ है कि बुक प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट 1956 बी कॉन्स्ट्रूड एस, आपको ऐसा कंस्ट्रू करना पड़ेगा कि वहां पे रेफरेंस दे रखा है टू द प्रोविजन सो री इनेक्टेड, यानी नए लॉ का रेफरेंस दे रखा है, राइट? अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। लेट अस सपोज किसी लॉ में लिखा हुआ है कि सर्विस टैक्स लगेगा एट द एप्लीकेबल रेट। इज इट राइट? मैं वापस रिपीट करता हूं, किसी इंस्ट्रूमेंट में या किसी लॉ में, किसी एग्रीमेंट में लिखा है सर्विस टैक्स लगेगा एज पर सर्विस टैक्स एक्ट। अब सर्विस टैक्स लॉ तो एबॉलिश हो गया जीएसटी आने के बाद, तो ऐसे केस में आप ऐसा मान लेंगे जैसे उस एग्रीमेंट में, डीड में
या डॉक्यूमेंट में या लॉ में सर्विस टैक्स की जगह जीएसटी का रेफरेंस दे रखा है। जैसे कि यहां पे मैंने आपको बताया इनकम टैक्स में क्या लिखा हुआ था मेट के कैलकुलेशंस के लिए कि बुक प्रॉफिट जो है वो एज पर कंपनीज एक्ट 1956 कैलकुलेट होगा, लेकिन 1956 वाला एक्ट एबॉलिश हो गया, उसकी जगह 2013 कंपनीज एक्ट आ गया। तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे इनकम टैक्स में किस चीज का रेफरेंस दे रखा है, बुक प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। इज इट राइट? सो दैट इज सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। बच्चों सबसेक्शन 2 जो है वो इसी का कंटिन्यूएशन है, बहुत आसान सा डिस्कशन है। वो बेसिकली डील करता है सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 किससे, सिचुएशन वेयर प्रोविजन इज रिपील्ड एंड रीइनेक्टेड बाय द एक्ट बिफोर 15th ऑफ अगस्त 1947। तो सिंपल सी बात है, 15 अगस्त 1947 के पहले जब भी कोई लॉ था वो रिपील हुआ और उसकी जगह नया लॉ आया, तो पुराने लॉ का जहां पे भी रेफरेंस दे रखा था ऐसा मान लिया जाएगा उसकी जगह नए लॉ का रेफरेंस दिया हुआ है। यानी सेम ऐसा का ऐसा सबसेक्शन 1 जो है वैसा का वैसा ही सबसेक्शन 2 है। बस अंतर इतना सा है कि जो फॉर्मर लॉ यानी पुराना एक्ट था वो 1947 15 अगस्त के पहले पार्लियामेंट ऑफ यूके में पास हुआ था, लेकिन बाद में उसे रिपील करके री इनेक्ट करके नया एक्ट बनाया। राइट? तो वही रेफरेंस माना जाएगा कि पुराने एक्ट का ही दे रखा है। इज इट राइट? सो कंटिन्यूएशन है, सबसेक्शन 2 में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आपने अगर सबसेक्शन 1 का जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वो देख लिया ये इनकम टैक्स वाला और इसको समझ लिया है तो एज इट इज लैंग्वेज वही है, बस अंतर इतना सा है कि पुराने लॉस के लिए बोला कि जो 1947 के पहले के थे वो भी अगर रिपील हो गए उनकी जगह नया लॉ आ गया तो किसी भी डॉक्यूमेंट में पुराने लॉ का रेफरेंस दे रखा है तो ऐसा मान लिया जाएगा जैसे उसकी जगह नया लॉ जो है उसका रेफरेंस दिया है। इज इट राइट? चलिए आगे आते हैं अगेन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे। सेक्शन 9 कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम। जब भी आपको किसी भी सेंट्रल एक्ट में डेज का कैलकुलेशन करने के लिए बोला, जैसे आप जानते हैं एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल करने हैं तो लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। ऐसी आपको याद हो तो एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो बैलेंस शीट डेट से 6 मंथ्स के अंदर अंदर करनी है। तो ये जो 7 डेज, 30 डेज, 15 डेज ऐसे अलग अलग टाइमिंग्स दे रखे रहते हैं अलग अलग लॉ में, तो उनका कैलकुलेशन कैसे किया जाना है वो सेक्शन 9 बताता है। तो क्या लिखा हुआ है, जब भी किसी सेंट्रल एक्ट में, मैंने अगेन बताया सेकंड लाइन में लिखा है मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ये कॉमन फ्रेज है, कॉमन लैंग्वेज है, हर जगह आ रहा है। जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 की कमेंसमेंट के बाद से यदि भी किसी भी सेंट्रल लॉ में, सेंट्रल एक्ट में, सेंट्रल रेगुलेशन में कोई डेज का कैलकुलेशन दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, लिखा है इट शैल बी सफिशिएंट दैट द फर्स्ट डे इन द सीरीज टू यूज द फ्रॉम, टू यूज द वर्ड फ्रॉम, जहां पे भी फ्रॉम लिखा है जहां से आपको गिनना है, राइट, उसे एक्सक्लूड करें। फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट डे, आपको क्या करना है, फर्स्ट डे एक्सक्लूड करना है और क्या करना है, लास्ट डे इंक्लूड करना है। यानी आपको ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स में फ्रॉम दिख रहा है और बाद में इन्वर्टेड कॉमर्स में टू दिख रहा है, तो फ्रॉम जहां से गिनना है उसमें पहला दिन नहीं गिनेंगे, लेकिन जहां टू लिखा हुआ है आखिरी दिन गिनेंगे। तो बच्चों इन जनरल आप लोग भी ऐसे ही कैलकुलेशन करते हो। आप देखो एक सिंपल सा एग्जांपल, एक कंपनी है, उसकी एनुअल जनरल मीटिंग हुई है 24 अगस्त 2019 को और इस एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर किया गया। अब कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उसके 30 दिन के भीतर भीतर उसे पे करना है। सो यू नीड टू पे द डिविडेंड से विद इन 30 डेज फ्रॉम इट्स डिक्लेरेशन यानी डेट ऑफ एजीएम। तो ऐसे केस में 30 दिन आप कैसे गिनेंगे,
जैसे आप गिनते हैं वैसे ही गिनना बच्चों। आप हमेशा क्या करते हो, जैसे मैंने अभी आपको बोला 1 बजी है और 2 घंटे में ये काम हो जाना चाहिए, तो आप क्या करोगे, 2 आवर्स का मतलब एक 1 बजे से, मैंने बोला विद इन 2 आवर्स ये काम हो जाना चाहिए, यानी कितने बजे तक हो जाना चाहिए, आप इजीली बताएंगे 3 बजे तक। तो आप क्या करते हैं, वो 2 आवर्स कैसे गिन रहे हैं, 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है तो 1 को काउंट नहीं करते हैं, 2 को गिना और 3 को भी गिना। वैसे ही डेज में भी आप ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। 24 अगस्त को एजीएम हुई और वहां से 30 दिन गिनना है, तो आप 24 अगस्त 2019 वाला दिन काउंट नहीं करेंगे, 25 तारीख से शुरुआत करेंगे अगस्त की, और 30 दिन जो खत्म होंगे वो होंगे 23 सितंबर 2019 को। इज इट राइट? तो जिस दिन से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है, उस सीरीज ऑफ डेज के फर्स्ट डे को प्लीज काउंट मत करिए, लेकिन जिस दिन 30th डे खत्म हो रहा है उस दिन को काउंट करिए, तो वो प्रॉपर या सही काउंटिंग होगी। इज इट राइट? तो एग्जाम्पल क्या बता रहा है, 24 अगस्त से 30 दिन गिनो, तो 24 को काउंट नहीं करोगे, 25, 26, 27 अगस्त ऐसे काउंट करते करते जाएंगे 31 अगस्त तक और फर्दर, तो यू वुड फाइंड 30 डेज कहाँ एक्सपायर हो रहे हैं, 23rd of September। इज इट राइट? तो लास्ट डे को इंक्लूड करेंगे और जिस दिन से काउंटिंग स्टार्ट करना है उसे एक्सक्लूड करेंगे। सामान्यतः भी हम यही करते हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन का एक लीगल बैकअप है। ये बात, ऐसा कैलकुलेशन जैसा हम सामान्यतः करते हैं, जैसे आप एवरेज ड्यू डेट में भी करते होंगे, ये सारे कैलकुलेशंस जो हो रहे हैं बच्चों किसी भी कानून में, लॉ में, जहां 15 डेज लिखा है, 30 डेज, तो हम जैसे जनरल कैलकुलेशन करते हैं उसका लीगल बैकअप भी है। मतलब ये बात लॉ में लिखी हुई है कि कैसे कैलकुलेशन करा जाना चाहिए, और ये बात लिखी हुई है सेक्शन 9 ऑफ जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इज इट राइट बच्चों? नाउ हमारा अगला डिस्कशन सेक्शन 10, कंप्यूटेशन ऑफ टाइम। तो यहां पे एक सिंपल सी बात डिस्कस की गई है कि यदि किसी भी ऑफिस में, किसी भी कोर्ट में कोई कार्य एक पर्टिकुलर डेट पे किया जाना है, लेकिन वो दिन जो है वो पब्लिक हॉलीडे है, उस दिन कोर्ट या वो ऑफिस बंद है, तो जो इमीडिएटली नेक्स्ट सक्सीडिंग डे आएगा, जो भी अगला वर्किंग डे आएगा, उस तारीख को भी वो काम किया गया, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वेल इन टाइम वो काम हो गया है। राइट? तो देखे लैंग्वेज क्या है, वेयर अंडर एनी सेंट्रल लॉ any act or proceeding is directed or allowed to be done or taken in any court or office, यदि किसी भी सेंट्रल लॉ में कोई भी प्रोसीडिंग ऐसा बोली गई है कि कोर्ट में होगी ऑन अ पर्टिकुलर डे, लिखा है ऑन अ सर्टेन डे और प्रिस्क्राइब्ड टाइम, देन इफ कोर्ट और ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन दैट डे, अगर उस दिन पे और ऑन द लास्ट डे, जिस दिन तक ये कार्य किया जाना है उसके आखिरी दिन पे या फिर लास्ट डे पे कोर्ट या ऑफिस क्लोज है और उस दिन तक वो कार्य करा जाना था, पब्लिक हॉलीडे आ गया, संडे आ गया, उस दिन वो कोर्ट क्लोज है, तो ऐसे केस में लिखा है इफ द एक्ट और प्रोसीडिंग इज डन ऑन नेक्स्ट डे, आप देखें ऑन नेक्स्ट डे afterwards on which the court or office is opened, then it shall be considered as done or taken in due time। ऐसा मान लिया जाएगा कि वो वेल इन टाइम कार्य हो चुका है। इज इट राइट? तो अगर कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और बोला 8 अगस्त को कि 7 दिन के भीतर भीतर इस कार्य को किया जाएगा, तो अगर हम देखें तो 7 दिन कहाँ खत्म होंगे, 15 अगस्त, उस दिन कोर्ट बंद है, तो इमीडिएटली जो सक्सीडिंग वर्किंग डे है से 16 अगस्त, वो एक वर्किंग डे है और उस तारीख तक वो कार्य हो गया, तो ऐसा मान लिया जाएगा वेल इन टाइम हो चुका। राइट? नाउ सेक्शन 10 के बाद हमारा अगला जो डिस्कशन है वो है सेक्शन 11, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। किसी भी एक्ट में अगर डिस्टेंस का कैलकुलेशन दे रखा है तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। से फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है कि जो हमारा एरिया है और म्युनिसिपल लिमिट्स के 10 किलोमीटर बाहर ही फैक्ट्री होगी, से ऐसा कुछ प्रोविजन दे रखा है हमें हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट में या फैक्ट्रीज एक्ट में। राइट?
तो ऐसे केस में मिस्टर पिंटो ने क्या किया, इंदौर रोड पे कहीं फैक्ट्री सेटअप की, और अब जब ये जांच की जानी है कि कहीं ये 10 किलोमीटर के भीतर तो नहीं है, तो पिंटो साहब ने फ्रीगन से स्टार्ट किया, देवास रोड लेके गए, राइट, देवास रोड से कोठी रोड लेके गए, वापस घूम के देवास रोड की तरफ आए, वहां से इंजीनियरिंग कॉलेज वाले रोड पे गए, और इंजीनियरिंग कॉलेज वाले रोड से बढ़ते हुए आगे इंदौर रोड पे पहुंचे, और उन्होंने गाड़ी के मीटर में दिखाया अथॉरिटीज को कि देखो 10 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। तो बच्चों ऐसे कैलकुलेशन नहीं होगा। आप सब लोगों ने इनकम टैक्स में कैपिटल गेन हेड पढ़ रखा है, और जब भी हम बात करते हैं रूरल एरिया की, और उसके लिए जो 8 किलोमीटर का दायरा, 4 किलोमीटर का दायरा, 2 किलोमीटर की बात की गई है, आप सब लोगों को पता है एरियल डिस्टेंस देखते हैं, जो हॉरिजॉन्टली शॉर्टेस्ट रूट होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो वही चीज यहां पे लॉ में लिखी हुई है, इन द मेजरमेंट ऑफ एनी डिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ एनी सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, that distance shall, unless the different intention appears, be measured in a straight line on a horizontal plane। तो आपको जब भी किसी सेंट्रल लॉ में कोई डिस्टेंस मेजर या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो वो जो डिस्टेंस है उसका मेजरमेंट कैसे होगा, स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, यानी एरियल डिस्टेंस देखा जाएगा, जैसे कि आप कैपिटल गेन हेड में इनकम टैक्स में रूरल एरियाज के लिए कैलकुलेशन करते हैं। इज इट राइट? तो मैंने आपको जो पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट का एग्जाम्पल बताया, तो 10 किलोमीटर ऐसा नहीं है कि शहर में कहीं पे भी गाड़ी घुमाते घुमाते गलियों से ले जा रहे हैं और फिर दिखा रहे हैं देखो 10 किलोमीटर के बाहर हो गया। नो, एरियल डिस्टेंस देखेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन देखेंगे, राइट। सो इट वाज अबाउट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। नाउ ड्यूटी टू बी टेकन ऑन प्रो राटा बेसिस। प्रो राटा का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट। इज इट राइट? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि अगर किसी भी सेंट्रल एक्ट में ड्यूटी का कैलकुलेशन किया जाना है, राइट, और ऐसे केस में वो ड्यूटी जो है वो गुड्स के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से की जानी है, और उसमें अगर प्रपोर्शन आ गया तो फिर आपको प्रपोर्शनेट भी ड्यूटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखें लैंग्वेज एंड देन एग्जांपल से देखते हैं। वेयर बाय एनी इनेक्टमेंट एनी ड्यूटी ऑफ कस्टम और एक्साइज और लाइक नेचर इज लेविएबल। यदि किसी भी सेंट्रल लॉ में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी या इस प्रकार की कोई सी भी ड्यूटी, भले वेट हो, जीएसटी हो, कोई सी भी ड्यूटी लेविएबल है, लगनी है, ऑन एनी गिवन क्वांटिटी, वेट, मीजर और वैल्यू ऑफ गुड्स और मर्केंडाइज। तो गुड्स जो हैं उनके वेट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से कोई ड्यूटी लेवी होनी है, then like duty is leviable according to same rate on any greater or lesser quantity। तो अगर ग्रेटर और लेसर क्वांटिटी हुई तो उसी प्रपोर्शन में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन प्रो राटा बेसिस। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट अस सपोज इंडिया में मार्बल के इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी लगनी है वो लगनी है 3,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर 3,000 रुपए की ड्यूटी अदा करनी है। अब मिस्टर पिंटो साहब जो है उनका ये कहना है कि जो मार्बल इंपोर्ट हो रहा है वो हो रहा है 15,600.75 स्क्वायर मीटर, पर क्योंकि लॉ में लिखा हुआ है 3,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर, तो मैं कंप्लीट स्क्वायर मीटर्स लूंगा, प्रपोर्शनेट नहीं लूंगा, यानी ये 0.75 जो है ना वो हम नहीं लेंगे। यानी पिंटो साहब का ये कहना है कि वो 15,600 स्क्वायर मीटर पे ही ड्यूटी अदा करें 3,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर से, जो लगभग आती है 4,68 लाख, राइट। लेकिन यहां पे जनरल क्लॉजेस एक्ट का सेक्शन 12 बोलता है नहीं, भले लिखा हुआ है प्रति स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, पर आप इस स्क्वायर मीटर से कम या ज्यादा यानी प्रपोर्शन में भी क्वांटिटी लाएंगे तो ड्यूटी उस प्रपोर्शनेट पे भी लगेगी। यानी 4,68 लाख न लगते हुए 4,68 लाख 2,250 इस 0.75 पे 2,250 रुपए
एक्स्ट्रा ड्यूटी जो लगनी है वो भी लगेगी। यानी आपको हमेशा ड्यूटी का कैलकुलेशन प्रो राटा बेसिस पे करना है यदि वेट या मेजरमेंट के हिसाब से ड्यूटी लेवी होना है तो। इज इट राइट? सो सिंपल सेक्शन इट वाज सेक्शन 12। देन आगे आते हैं, अगला इंटरेस्टिंग सा एक डिस्कशन देखते हैं, जेंडर एंड नंबर, सेक्शन 13। तो लिखा हुआ है यदि किसी भी सेंट्रल लॉ में रेफरेंस दे रखा है किसी मस्क्यूलाइन जेंडर का, मेल का, तो ऐसा मान लिया जाएगा उस रेफरेंस में फीमेल्स भी शामिल हैं। और ऐसे ही लिखा हुआ है यदि किसी सेंट्रल लॉ में रेफरेंस दे रखा है किसी सिंगुलर डिजिट का, तो ऐसा मान लिया जाएगा उसमें उसका प्लूरल फॉर्म भी शामिल है। यानी मस्कुलाइन जेंडर का रेफरेंस दिया तो आपको फीमेल्स को भी उसमें इंक्लूड मानना है, और सिंगुलर डिजिट का रेफरेंस दिया तो उसका प्लूरल भी उसमें शामिल है, ऐसा मानना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल, ये कहना क्या चाह रहे हैं। आप देखें, एग्जाम्पल है कि किसी पर्टिकुलर एक्ट में से इनकम टैक्स में या जीएसटी में कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू सीज द गुड्स। गवर्नमेंट ऑफिसर को ये अधिकार है कि वो गुड्स जो है वो जब्त कर सकता है, एंड ही मे टेक हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर फॉर द सेड पर्पस, और उसके लिए वो पुलिस ऑफिसर की भी हेल्प ले सकता है। अब साहब मिस्टर पिंटो के यहाँ छापा पड़ा, इंक्वायरी कंडक्ट हुई, सर्च हुआ, सर्वे हुआ। अब दो महिला ऑफिसर्स आई थी और उन्होंने पिंटो साहब के यहां से गुड्स जो है उनको सीज किया। अब पिंटो साहब ने बहुत केयरफुली लॉ को पढ़ा, उन्होंने सबसे पहले लिखा हुआ देखा ही में टेक द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर। यहां पे ही लिखा हुआ है तो पिंटो साहब ने बोला कि मेरे यहां जो छापा मारा गया था उसमें तो फुल फीमेल ऑफिसर्स आई थी, गवर्नमेंट ऑफिसर्स फीमेल थी, जबकि लॉ में लिखा हुआ है ही। तो ऐसे केस में उनके पास राइट ही नहीं है, इन ऑर्डर टू सीज द गुड्स द पर्सन मस्ट बी अ मेल कैंडिडेट। सो इट इज नॉट सो बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए ही लिखा हुआ है। ही लिखे जाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ऑब्लिक करके शी नहीं लिखा तो वो महिला नहीं हो सकती। गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए ही लिखा है, ऐसे कलेक्टर के लिए भी ही लिखा जाता है, राइट? तो वहां डेजिग्नेशन के लिए, एक पद के लिए लिखा गया है, ना कि मेल और फीमेल के लिए। इस कारण पिंटो साहब का ये जो इंटरप्रिटेशन है कि यहाँ पे ही लिखा हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफिसर मेल कैंडिडेट ही होना चाहिए और मेरे यहाँ तो महिला ऑफिसर्स आई थी, राइट? तो रॉन्ग इंटरप्रिटेशन इस ही मस्कुलाइन जेंडर में फीमेल्स भी शामिल होंगी। एंड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, यहाँ पे आप लैंग्वेज देखिए, लिखा है गवर्नमेंट ऑफिसर इज एम्पावर्ड टू सीज द गुड्स। अब पिंटो साहब ने जो दूसरी बात कोर्ट में रखी वो क्या रखी कि मेरे यहाँ दो महिलाएं गवर्नमेंट ऑफिसर्स आई थी। यहाँ लिखा है गवर्नमेंट ऑफिसर, ऑफिसर्स नहीं लिखा हुआ है, तो दो लोग कैसे आगे गुड्स सीज करने के लिए? तो ये सीज जो है वो गलत है, गैर कानूनी है। अब ऐसे केस में जहां लिखा है गवर्नमेंट ऑफिसर तो ऐसा मान लिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स। कभी सिंगुलर का रेफरेंस दे रखा है तो उस रेफरेंस में ऐसा मानना क्या चीज शामिल है, उसका प्लूरल फॉर्म। यानी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी आए तो भी उनके पास पावर है, और ये जो ही है उसमें फेमिनाइन या फीमेल्स भी शामिल होंगी। इज इट राइट? तो जेंडर एंड नंबर, किसी भी सेंट्रल लॉ में अगर मस्कुलाइन जेंडर का रेफरेंस दे रखा है तो ऐसा मान लिया जाएगा उसमें फीमेल्स भी शामिल हैं। ऐसे ही सिंगुलर डिजिट की बात की, सिंगल व्यक्ति की बात की, तो ऐसा मान लिया जाएगा उसका प्लूरल फॉर्म भी उसमें इंक्लूडेड है, राइट? तो ये एग्जांपल से मैंने क्लियर किया आपको। नाउ मूविंग ऑन टू लास्ट सेक्शन ऑफ टुडेज डिस्कशन, पावर कन्फर्ड टू बी एक्साइजेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी यदि किसी लॉ में किसी भी डेजिग्नेशन को एक पावर दिया गया है तो वो वन टाइम पावर नहीं होगा, वो अधिकारी उसे बार बार ओवर एंड अगेन फ्रॉम टाइम टू टाइम यूज कर सकता है जब भी ओकेशन रिक्वायर करे। तो लैंग्वेज क्या है पहले देख लेते हैं। वेयर अंडर एनी सेंट्रल एक्ट मेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी पावर इज गिवन और कन्फर्ड, देन अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, जब तक कि स्पेसिफिकली ना बोला जाए, that power may be exercised from time to time as the occasion requires। यदि किसी सेंट्रल एक्ट में किसी भी व्यक्ति को कोई पावर दिया गया है तो वही पावर वो व्यक्ति टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकता है जब भी ओकेशन रिक्वायर करे।
यानी वन टाइम पावर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी लॉ में एक पावर दिया गया है और पावर है टू मेक इंक्वायरी, राइट। अब पिंटो साहब की इंक्वायरी हुई, पूछताछ हुई, उनसे क्वेश्चन पूछे, उनने आंसर दिए। चलो भाई, पिंटो साहब घर चले गए। 2 दिन बाद फिर ऑफिसर्स आ गए, आप इन इन क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। पिंटो साहब ने लॉ पढ़ा कि पावर टू मेक इंक्वायरी है, इंक्वायरीज नहीं, यानी बार बार आप इंक्वायरी नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है। यदि किसी भी लॉ में किसी भी व्यक्ति को पावर दिया गया है, राइट, तो वही पावर वो व्यक्ति ओवर एंड अबाउ, अगेन एंड अगेन, फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सरसाइज कर सकता है जब भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। तो क्या पिंटो साहब को फिर से इंक्वायरी पे सेकंड टाइम बुला सकते हैं? यस, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपना पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था फ्रॉम सेक्शन 8 टू 14th, राइट। तो बच्चों आप अच्छे से इसको कॉपी में लिख लें, कॉपी सारी कंप्लीट कर लें, स्टडी मटेरियल भी देख लें और उसके एग्जाम्पल्स भी देख लें। जल्दी से अगले वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल दैट, बाय।